नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। वैसे ये जो वीडियो है ये चुंबक और विद्युत चुंबकत्व से ही संबंधित है। तो चलिए इसको अपन बिना टाइम गवाए चालू करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो भाई, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, किंतु उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं। देखो भाई, यहां पे मैंने एक चुंबक का ध्रुव बनाया N और यहां पे मैंने एक ध्रुव बना दिया क्या, S, एक ध्रुव S बना दिया। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, यानी कि ये N वाली जो रेखाएं होगी, जो N का जो फ्लक्स होगा वो S की तरफ जाएगा, S वाली जो रेखाएं होगी वो किसकी तरफ आएगी, N की तरफ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक चालक पदार्थ ले लिया। चालक पदार्थ ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक चालक पदार्थ ले लिया और मैंने इसको क्या किया, इसको गतिमान किया, यानी कि इसको इसके अंदर रोटेट करवाया या फिर इसको मैंने यहाँ पे गति करवाया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ पे रोटेट करवाया, घुमा दिया। तो होगा क्या कि घुमाने से ये क्या करेगा, सबको मालूम है, अपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा कि इनकी जो रेखाएं रहेगी उनका ये क्या करेगा, छेदन करेगा, अर्थात उन रेखाओं को ये काटेगा। और रेखाओं को काटने से क्या होगा, जब ये रेखाओं का छेदन करेगा तो ये जो घूम रहा है इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज के कारण या गति करने के कारण, और ये जो यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है या फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है, इनकी रेखाओं को काटने के कारण यहाँ पे एक चीज जनरेट होती है जिसे हम EMF के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, EMF, ठीक है भाई। तो देखो, मैं यही चीज समझाना चाह रहा था। किसी किसी में EMF जनरेट कुछ इस तरीके से किया जाता है और किसी किसी में ऐसा नहीं किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी पार्ट रोटेट नहीं किया जाता फिर भी EMF जनरेट हो जाता है। तो देखो, उन्हें क्या कहा जाता है, किस टॉपिक में लिया गया, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पे मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं गतिजन्य प्रेरित EMF। देखो, प्रेरित का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप पढ़ो, ये करो, वो करो, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, या आपको कोई भी जैसे कि उत्साहित कर रहा है उस चीज के लिए, तो बस वही प्रेरित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि यहां पे ये N और S था और यहां पे घूमा कौन, जैसे कि रोटर घूमा। अब देखो ये क्या हुआ, इसमें EMF जनरेट हुआ, तो प्रेरित कौन हुआ, रोटर, ठीक है। तो प्रेरित का मतलब वो होता है। अब सुनो, गतिजन्य जो होता है इसे आप इंग्लिश में डायनेमिक इंड्यूस EMF भी कह सकते हैं, यदि इंग्लिश की बात करें तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गतिजन्य प्रेरित EMF। अब सुनो, गतिजन्य प्रेरित EMF, बस यही EMF होता है जो मैंने आपको समझा दिया, यानी कि किन्हीं दो चुंबक पोलों के बीच कोई भी चालक पदार्थ को यदि गतिमान किया जाता है या रोटेट किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटने के कारण उसमें EMF जनरेट होता है या EMF प्रेरित होता है, और जो EMF प्रेरित होता है उसे ही गतिजन्य प्रेरित EMF कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये जो होता है ये किस किस में होता है, देखो, गतिजन्य प्रेरित EMF मैंने आपको समझा दिया कि बिल्कुल यदि चुंबकीय रेखाओं को छेदन करके यदि कोई चालक पदार्थ EMF जनरेट कर रहा है तो वह EMF क्या कहलाएगा, गतिजन्य EMF। बात समझ में क्लियर। अब सुनो, ये कहां पे बनता है, जैसे कि ये बनता है अल्टरनेटर। जो अल्टरनेटर होता है ना भाई, अल्टरनेटर में होता है ना। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रोटर होता है, घूमने वाला पार्ट होता है। तो वो क्या करता है कि जो पोल शू बने होते हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र तैयार रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार रहता है तो एक दूसरे को चुंबक जो रेखाएं काटेगी, तब क्या करता है, इसके बीच में रोटर को घुमाया जाता है। रोटर जो होता है ये, इसमें क्या है कि तिरछी खांचे कटे हुए होते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे, इसमें खांचे कटे हुए होते हैं और उन खांचों में हार्ड ड्रॉन कॉपर भरा जाता है। क्या भरा जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है।
तो वो जो तिरछी लाइन है, हालांकि वो हमिंग दोष और कॉन्गिंग दोष होता है इनमें, जिनके कारण रखी जाती है, ठीक है। सीधी रखेंगे तो हालांकि ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा, लेकिन इसमें दोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तिरछी रेखाएं इसलिए रखा जाता है, नहीं नहीं, तिरछी रेखाओं का कारण है, ठीक है। वो सब हम पढ़ेंगे जब बताएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा था कि अल्टरनेटर में घूमने वाला पार्ट होता है, तो क्या करता है, और रेखाओं को काटता है, और रेखाओं को काटकर ईएमएफ जनरेट करता है, और ईएमएफ जनरेट करता है उससे अपन क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं, या फिर व्यवसायिक रूप में कार्य कर लेते हैं उस चीज का, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्टरनेटर। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक होता है डायनेमो। डायनेमो आप जानते होंगे भाई, डायनेमो क्या होता है, वाहनों के अंदर जो होता है ना, ठीक है। जैसे कि कभी कभार वाहन को स्टार्ट नहीं होता है, तो बोलता है कि यार बैटरी तो इसकी सही है, डायनेमो में प्रॉब्लम हो गई शायद। तो होता क्या है कि डायनेमो जो होता है ये एक अल्टरनेटर का ही छोटा रूप आप मान सकते हैं उसको। तो वो क्या करता है कि बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है, बैटरी को क्या करता है, चार्ज। अब डायनेमो जो होता है वो भी क्या है कि करंट निकालता है। शुरुआत में जब स्टार्ट करना है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर हो कोई भी वाहन हो, तो देखो इतना बड़ा उसका इंजन है, बैटरी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बैटरी से डायनेमो कनेक्ट रहता है, बैटरी से क्या रहेगा, वो कनेक्ट रहेगा, और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। फिर क्या होता है कि उसमें एक रोटेटिंग पार्ट होता है, जिसको बैटरी के द्वारा थोड़ा सा रोटेट करवा दिया जाता है, मतलब घुमा दिया जाता है। फिर डायनेमो खुद अपना एक ईएमएफ जनरेट कर लेता है। तो डायनेमो भी घूमने वाला पार्ट होता है, तो खुद क्या कर लेता है, ईएमएफ जनरेट कर लेता है, ठीक है। बाद में बाकी डायनेमो अगर पढ़ना हो तो आपको बता देना है कमेंट्स में लिख के कि वो पढ़ा देंगे, ठीक है। एक हो गया डायनेमो। अब देखो एक होता है जो अपना जनरेटर, जैसे कि डीजी हो गया, तो जो जनरेटर होता है उसमें भी घूमने वाला पार्ट्स रहेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी लेके कौन सी एनर्जी देगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है भाई, वो वहाँ पे वही सिस्टम है, सेम जो इनमें है वही सिस्टम उसमें रहता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो बात हुई थी, वो हो गई गतिजन्य प्रेरित ईएमएफ, यानी कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि गतिजन्य प्रेरित ईएमएफ किसे कहा जाता है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्थिरजन्य ईएमएफ, स्थिर जन्य ईएमएफ। ईएमएफ जानते हैं ना, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो इसमें जैसे कि मैंने एक बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि एक होता है एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी कि चुंबक वाहक बल। और अपना विद्युत के अंदर जैसे कि विद्युत की बात करें, विद्युत परिपथ की अलग बात होती है, और जो चुंबकीय परिपथ होता है उसकी अलग बात होती है। लेकिन दोनों में ना ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है, यानी कि दोनों है ना, जैसे ऐसे लगते हैं कि कजन है, समझे। मतलब जैसे कि इन दोनों ये जो बनाए हुए हैं एमएमएफ, तो इनका जो मेन चैप्टर है, यानी कि चुंबक और विद्युत जो परिपथ है, वो दोनों ऐसे लगते हैं कि दोनों भाई हो, और फिर ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ये इनकी औलाद हो, है ना। तो ऐसा लगता है, मैं बताऊंगा आपको वो सारणी बना के कि जो चुंबकीय परिपथ है और विद्युत परिपथ है उसमें कितना सा डिस्टेंस है, आगे आपके समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक तो एमएमएफ था और एक यहाँ पे ईएमएफ था। तो भाई एमएमएफ का जो मात्रक था वो क्या था, वेबर प्रति एम्पियर टर्न था, ठीक है, एम्पियर टर्न था, एम्पियर टर्न था, ठीक है, एपी, सॉरी एटी नहीं एपी, ठीक है। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न था। यहाँ पे ईएमएफ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। ध्यान रखना इस चीज का, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। बस ये चीज आपको समझ लेनी है। तो ये थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। तो याद नहीं होगा तो वापस मैंने याद दिला दिया। अभी देखो स्थिरजन्य ईएमएफ, इसे आप स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ आप कह सकते हैं। अब ये स्थिरजन्य ईएमएफ होता क्या है, देखो ट्रांसफार्मर आपने देखा हुआ है, अगर जो बड़े वाले ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, जो कि 250 kVA ये सब होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता मापी जाती है, जो उसकी पावर दिखाई जाती है, वो किस में दिखाई जाती है, केवीए में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्थिरजन्य ईएमएफ। अब मैंने ट्रांसफार्मर को क्यों लिया, क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर की संरचना अंदर से कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो होती है ना, ये कुछ इस तरीके से
कोर बनी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे कोर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये चलो अपन ने एक ट्रांसफार्मर बना दिया। अच्छा सुनो, आपने वो देखा होगा ना जो एम्पलीफायर वगैरह में छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है, वो तो आपने देखा होगा, ठीक है। जिसे ऐसे कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है उसको, कोई क्या बोलता है, एलीमीटर बोल देता है कोई, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं। बाकी वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी आपने देखा होगा संरचना, उसके अंदर क्या होता है कि बीच में यहाँ पे इस जगह पे आपने देखा होगा कि इस जगह पे कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। और ये छड़े ई टाइप होती है, एक तो ई टाइप होती है और एक इसमें इस टाइप की होती है यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होती है। तो होता क्या है इसमें, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। इसमें यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है, इस जगह पे क्या की जाती है, वाइंडिंग। ये लो जी, वाइंडिंग कर दिया, ये वाइंडिंग कर दिए। अब यहां भी क्या की जाती है, वाइंडिंग कर देंगे, यहां भी वाइंडिंग कर देंगे। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई अपनी, ये प्राइमरी थी और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी देखो ऐसा लग रहा है ना कि लपेटों की संख्या कम है। यदि सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि करंट ज़्यादा ले रहा है, निकाल कम रहा है, क्योंकि यहाँ लपेटों की संख्या क्या है, कम। ये लपेटों की संख्या बढ़ाकर इसका क्या कर देते हैं हम, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखो ट्रांसफार्मर में ना कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है, अंदर में ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो रोटेट करता हो, मतलब घूमता हो। ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जो रोटेट करता हो। तो भाई फिर इसमें भी ईएमएफ तो जनरेट होती है, लेकिन इसमें जो ईएमएफ जनरेट होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जैसे कि ये जो वायर जा रही है ये इसको प्रेरण करेगा और ये इसको प्रेरित कर देगा। कहने का मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई। तो अब होता क्या है कि इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। तो ये जो हो गया ये स्थिरजन्य ईएमएफ, यानी कि इसके द्वारा जो पैदा किया गया ईएमएफ है उसे ही क्या कहा जाता है, स्थिरजन्य ईएमएफ। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यानी कि जब मतलब कोई भी पार्ट्स यदि रोटेट नहीं कर रहा है, कोई भी पार्ट्स रोटेट नहीं कर रहा है और जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, सुनो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो ईएमएफ कौन सा कहलाएगा, स्थिरजन्य ईएमएफ। बात समझ में आ गई होगी। घूमकर देखो उसमें तो क्या कर रहा था, रोटर रोटेट कर रहा था, इसमें कोई भी पार्ट्स रोटेट नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल जा रहा है ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई भी रोटेट यहाँ पे कोई, यानी कि कहने का मतलब प्रेरित करके, किसी दूसरे को प्रेरित करके यदि ईएमएफ जनरेट किया जाता है तो वह ईएमएफ क्या कहलाएगा, स्थिरजन्य ईएमएफ या स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए 2 पॉइंट हमारे हो गए। अभी तीसरा जो हम पॉइंट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं अवशिष्ट चुंबक। देखो भाई अवशिष्ट चुंबक अवशिष्ट चुंबक क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले यहां पे लिख देते हैं कि अवशिष्ट चुंबक। देखो भाई अवशिष्ट चुंबक वो होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे की मेरे पास कील है, सपोज करो लोहे की कील है, या फिर मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है। तो मैंने क्या किया कि चुंबक को यहाँ से सटाया, कुछ इस तरीके से मैंने चुंबक को सटा लिया, ठीक है। अब चुंबक को यहाँ से सटाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तरीके से सटा लिया। यदि मैं चुंबक को उसको सटा लिया और मैंने एक पेज को इस तरीके से पकड़ा, छोटा वाला पेज है, तो वो पेज इसके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। सही बात है, बिल्कुल चिपक जाएगा। अब चिपक गया, अब क्या करो आप इसको बिना हिलाए धीरे धीरे वो जो चुंबक यहाँ पे थी उसको आप दूर कर लो। तो जैसे ही आप दूर करोगे तो नीचे में जो पेज यहाँ पे चिपका हुआ था ना वो चिपका ही रह जाएगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं छोड़ रहा है, कारण क्या है? भाई छोड़ना तो चाहिए लेकिन क्यों नहीं छोड़ रहा, तो उसका कारण है क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमने इसको चुंबक से टच किया या फिर चुंबक के संपर्क में लिया, वो कहते हैं ना कि संगति का फल जरूर लगता है। वैसा ही सिस्टम इसमें है
कि ये जो लोहे की वस्तु थी इसको चुंबक के साथ रहकर, कभी कभी होता है ना, आपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो या फिर इंस्टाग्राम रीलें देखते होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि एक मुर्गा कुत्ते के साथ रहकर वो कुत्ते जैसे ही बोल रहा है, ठीक है। कभी कभी कुत्ता मुर्गे के साथ रह के वो मुर्गे जैसे ही वेव कर रहा है, होता है। बतख मुर्गियों के साथ रहकर इस तरीके से चल रही है जैसे मुर्गा चल रहा है, तो संगति का असर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ साइंस है, यहाँ पे हमें मोटा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि भाई संगति का असर है, वो है, ये है, वो है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। वो मैं एक ट्रिक के जरिए आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड में रहेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे इसको टच करने से जो वो लोहे की छड़ होती है या फिर स्क्रू ड्राइवर है या लोहे की कोई भी वस्तु है, तो उसमें थोड़े बहुत चुंबकता के क्या पाए गुण जो होते हैं वो रह जाते हैं। यानी कि चुंबक के जो ध्रुव हैं भाई, एन है और एस है, ठीक है, तो वो उससे चिपके, तो इसमें क्या है, ये भी एक चुंबक का कार्य करने लग गई। तो होता क्या है कि चुंबक का जब ये कार्य करने लग जाती है तो उसके भी दो ध्रुव बन जाते हैं। परफेक्ट तरीके से तो नहीं बन पाते, ठीक है, लेकिन बन जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि चुंबक के कुछ गुण उसमें रह जाते हैं, कुछ गुण उस सॉफ्ट आयरन में रह जाते हैं, उस लोहे की छड़ में रह जाते हैं, और जो वो कुछ जो गुण रहते हैं ना, कुछ जो रहता है, यानी कि कुछ अवशिष्ट जो पदार्थ वहां पे रह गया, कुछ बचा हुआ चुंबकत्व रह गया, वही अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। बात समझ में आ गई। यदि किसी लोहे को चुंबक के संपर्क में लाया गया और यदि चुंबक को हटा लिया जाता है और यदि लोहे में कुछ चुंबकत्व के गुण शेष बच जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अवशिष्ट चुंबक, अवशिष्ट चुंबक, ठीक है भाई। तो ये समझता हूं कि ये भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखो दो चीज हम पढ़ेंगे ऐसी। देखो हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा में पढ़ा था, एक तो चालकता, एक तो चालक पढ़े थे, मतलब चालकता, और एक हमने पढ़ा था प्रतिरोध। क्या पढ़ा था भाई, प्रतिरोध, है ना। तो ये प्रतिरोध और चालकता थे, ये एक दूसरे के क्या थे, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब विलोमानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। कभी कभी ध्यान रखना अनुक्रमानुपाती भी आ जाता है। तो अनु आ जाए, व्युत्क्रम आ जाए, विलोमानुपाती आ जाए, तो मतलब उल्टा है, ऐसे समझ लेना, ठीक है, अपोजिट है। तो देखो चालकता के विपरीत प्रतिरोध है और प्रतिरोध के विपरीत चालकता है, ये चीज हमने पढ़ ली थी। तो ऐसे इसमें एक होता है प्रतिष्ठंभ और संवाहिता, जिसे इंग्लिश में प्रतिष्ठंभ जो रहता है इसे रिलक्टेंस कहा जाता है, और जो संवाहिता होती है इसे प्रीमियंस कहा जाता है। तो होता क्या है, एक तो रिलक्टेंस होता है, ठीक है, प्रतिस्तंभ जिसे हिंदी में कहा जाएगा, प्रतिस्तंभ, प्रतिस्तंभ, ठीक है। एक होता है प्रतिस्तंभ और एक होता है प्रीमियंस। एक होता है प्रीमियंस, प्रीमियंस, ठीक है, या फिर इसे आप संवाहिता भी कह सकते हैं, संवाहिता, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे विद्युत में चालकता होती है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर संवाहिता होती है। मैं थोड़ा इनको उल्टा लिख दिया, सीधा करके, चलो कोई ना, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे आर कर दिया, यहाँ पे अपन क्या कर दिया, चालकता, ठीक है, चालक कर दिया। अब सुनो, चालक और संवाहिता जो है सेम समझो इनको। कहने का मतलब, हम देखो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम था, सही है, प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम। चालक का मात्रक मोह था, मोह कह सकते हैं या साइमन कह सकते हैं, ये साइमन का सिंबल नहीं है, ये मोह का सिंबल है, ठीक है। तो ये दोनों के क्या थे, विपरीत, यानी कि ओम और मोह बोलने में भी उल्टा लग रहा था। यहाँ इनका जो डायग्राम बना हुआ है वो भी क्या है, उल्टा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस और चालकता। ठीक वैसे ही ये जो प्रतिस्तंभ और प्रीमियंस जो होता है, प्रीमियंस जो होता है, ये ठीक वैसे ही है, यानी कि चालकता जैसे है वैसे तो प्रीमियंस है, यानी कि संवाहिता है, जबकि रेजिस्टेंस जिस तरीके से है ऐसे ही ये प्रतिस्तंभ है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये जो रिलक्टेंस होता है ना, रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है, इसका होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर।
या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एम्पियर टर्न बट्टे में वेबर होता है। अब सुनो, आप खुद बता दोगे मुझे कि यदि प्रतिष्ठंभ रिलक्टेंस का मात्रक यदि एम्पियर प्रति वेबर टर्न है तो संवाहिता का क्या होगा? कुछ नहीं, अगर इधर काम उल्टा हो रहा है तो इधर भी उल्टा कर दो, यानी कि इसका होगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न। एम्पियर क्या होगा? टर्न, ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिष्ठंभ और क्या बोलते हैं इसको, संवाहिता। प्रतिष्ठंभ और संवाहिता, प्रतिष्ठंभ वो होगा। अब इसको देखो, अगर डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेशन इसकी कुछ इसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपकी यहाँ पे थी। यानी कि देखो, प्रतिरोध क्या कर रहा था भाई? प्रतिरोध जो था वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो यहाँ पे जो ये प्रतिष्ठंभ है या फिर इसे रिलक्टेंस कहेंगे, ये जो करता है ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में बाधा उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं रहेगी उसमें क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। तो मैं कह सकता हूं, अगर डेफिनेशन के बारे में कहूं तो यानी कि जो भी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में बाधा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिष्ठंभ या फिर रिलक्टेंस कहते हैं। और जो देखो बाधा उत्पन्न जो नहीं करता, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है, उन्हें गतिमान करता है या बढ़ोतरी करता है, उसे क्या कहा जाता है? संवाहिता। किसको? चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में चलो अपन नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे धारण क्षमता। धारण क्षमता, अब सुनो, इसको तो चलो मिटा दिए हम। अब देखो भाई, बात अपन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं धारण क्षमता की। तो धारण क्षमता होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। क्षमता, धारण क्षमता, सुनो, कोई भी चीज जैसे कि धारण करना मतलब उसे ग्रहण कर लेना। ऐसा लगता है ना कि हाँ ये धारण करो महाराज, लो। किसी जो कोई पंडित होता है, पंडित जी को हम बोलते हैं, पंडित जी महाराज लो ये धारण करो, ये वस्त्र धारण करो, है ना भाई, ऐसा बोलते हैं ना। बस तो वही चीज आपको समझना है कि धारण क्षमता भी क्या है। अब देखो, कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं, कोई कोई पंडित भी ऐसा होता है, उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, उसकी धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक पंडित रहता है जो जब आदमी का, ऐसा खैर शुभ शुभ बोलना है लेकिन फिर भी चलो कोई ना, एग्जाम्पल है तो बता देते हैं। जब आदमी का 12 दिन पूरे होते हैं तो वो क्रियाक्रम किए जाते हैं पीपल पेड़ के नीचे में, है ना। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है जिसको कोई कौन से ब्राह्मण के नाम से जानता है, कोई कौन से ब्राह्मण के नाम से। देखो मेरा वीडियो सभी को ही देखते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए आप थोड़ा माइंडली मत लेना, और मेरा विचार ऐसा भी नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, मैं केवल थोड़ा सा समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि उससे क्या होता है ना कि एक लिंक जुड़ जाती है और थोड़ा समझ में आ जाता है और याद भी आ जाता है कि यार उस टाइम पे हमने एक बात बताई थी, तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं करता। तो जब वो आता है तो आपने देखा होगा कि क्रियाक्रम करता है तो बहुत नौटंकी करता है, पेड़ में चढ़ जाता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं वो खाऊंगा ये खाऊंगा, है ना। तो उसकी धारण क्षमता क्या है? ज़्यादा। और एक आता है अपना जो सुबह में जो ब्राह्मण आता है आटा वगैरह ये सब मांगने, है पुजारी जो होता है, वो भाई साहब आप थोड़ा सा डाल दो बस उसी में खुश है, बस 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 मौज कर दी, रहने दे। तो ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी धारण क्षमता ज़्यादा होती है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है ना भाई। तो देखो पदार्थ, यहाँ पे मैं कोई मेटल की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसकी चुंबकीय जो फ्लक्स रेखाएं या फिर चुंबकीय फ्लक्स है या चुंबकता के गुण हैं, उनको धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, किसी किसी में कम हो जाएगी। जैसे कि कार्बन, एल्निको, एल्कोनेक्स, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, इनकी क्षमता, धारण क्षमता, चुंबकता का मान यानी कि चुंबकता के जो गुण हैं उसकी धारण क्षमता जो है यानी कि ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती है उनकी? ज़्यादा। और यदि बात कही जाए लोहे की, तो लोहा थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा कि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व आ जाएंगे, ठीक है,
लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस एक सामान्य लोहा जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। ठीक है, तो जिनकी, मैं यहां पे कहूंगा पहला पॉइंट जो है कि जिनकी धारण क्षमता अधिक होती है, धारण क्षमता ग्रहण करने की, मतलब ठीक है, चुंबक को ग्रहण करने की या चुंबक के गुण को ग्रहण करने की, ठीक है, क्षमता अधिक होती है, जिनकी ज्यादा अधिक होती है, उन्हें स्थायी चुंबक के रूप में कार्य में लिया जाता है। चलो लिख लो, है ना भाई, हो गया। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे स्थायी चुंबक की बात हो रही है, यानी कि जिनकी धारण क्षमता ज़्यादा रहेगी, जैसे कि कार्बन है, कार्बन स्टील है, एल्निको है, एल्कोनिक्स है, कोबाल्ट स्टील है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये चीज़ों की धारण क्षमता ज़्यादा है, तो उन्हें तो क्या बना दिया जाता है, स्थायी चुंबक। भाई चुंबक दो प्रकार की मैंने पढ़ाई है कि चुंबक एक स्थायी होती है तो दूसरी अस्थायी होती है, तो उनको तो बना दिया जाता है अस्थायी। और जिनकी धारण क्षमता कम होती है, जिनकी कम होती है उन्हें जो बना दिया जाता है वो अस्थायी चुंबक, अस्थायी बोले तो विद्युत चुंबक, यानी कि उन्हें क्या बना दिया जाता है, विद्युत चुंबक। आगे बात समझ में, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। ये नहीं जितना पढ़ा है उतना पूरा शायद समझ में आ गया होगा, आपको सारा याद होगा। अगर नहीं आपको विश्वास है तो माइंड में एक बार वीडियो रोक के आप देखो कि क्या क्या पढ़ा हमने, आपको सब कुछ याद होगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि याद नहीं होगा ना। हाँ भाई, लेकिन फिर भी यार मेरे को लगता है ना कि मेरे वीडियो पे ज़्यादा, मतलब यार इतना पता नहीं यूट्यूब से मेरी क्या दुश्मनी है कि यूट्यूब मेरे वीडियो को सजेस्टेड में नहीं ला रहा है। नहीं तो आपने देखा होगा कि आज से 4 साल पहले के वीडियो मेरे तुरंत ट्रेंडिंग में चले जाते थे। अभी भी वैसी बात नहीं है, जाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत की है हमने, वैसी बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप कोशिश करो कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना भाई। चलो कोई ना, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे मेरे विश्वास पे पूरा विश्वास, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या मेरी मेहनत पे मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो वो सब हो जाएगा, उसकी आपको चिंता करने की, आपको तो क्या है, खैर आपको भी है ही, लेकिन है ना भाई, कहीं बीच में वापस फिर से गायब न हो जाए, ऐसा न हो जाए, तो वो चीज़ें। चलो ये हो गई धारण क्षमता। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट, सुनो। ये तो थी अपनी धारण क्षमता। एक होता है चुंबकीय उदासीन जानते हैं ना क्या होता है, उदासीन अक्ष। देखो उदासीन आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो उसमें भी देखा होगा, या फिर आपने जैसे कि अगर ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हमने पढ़ाया था पहले चैप्टर में या शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसमें देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक, जबकि प्रोटॉन का जो आवेश था वो क्या था भाई, धनात्मक था। प्रोटॉन का आवेश क्या था, धनात्मक। किंतु एक था न्यूट्रॉन जो आवेश रहित था। तो आवेश रहित था मतलब ये न तो प्लस में था और न ही माइनस में, तो बस इसे ही उदासीन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीन। कहने का तात्पर्य सुनो, लेकिन चुंबक में ये सिस्टम नहीं है, चुंबक का बताऊंगा मैं, अभी चुंबक का बताऊंगा, उसका उदासीन क्या होता है ना। ऐसे ही संख्याओं में जैसे कि एक संख्या पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मान लीजिए कोई भी संख्या, यानी कि जो हम देखते हैं ना कि प्राकृत, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऐसा होता है। तो जीरो यहाँ पे न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, वो एक उदासीन होता है, उदासीन प्राकृत संख्या है ना भाई। एकमात्र, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र उदासीन संख्या कौन सी है, तो जीरो होगा ना भाई। तो ऐसा होता है, क्योंकि जीरो का यहाँ पे न तो ये पॉजिटिव में है न ही नेगेटिव में, अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी रखोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चुंबकीय उदासीन अक्ष, सुनो क्या होता है। अभी देखो यार, हमने पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो शायद ये पढ़ा होगा कि भाई साहब ये चुंबक है,
इसका एक ध्रुव N है और एक ध्रुव क्या है S। छोटा बड़ा नहीं रहता, इनका ध्रुव हमेशा बराबर रहता है, फिक्स बराबर। क्यों? क्योंकि चुंबक के टूटे हुए टुकड़े स्वतंत्र अवस्था में होने के बाद भी क्या कहते हैं, दोनों अक्षों का क्या कर लेता है, वो निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके दोनों जो अक्ष रहेंगे, दोनों जो ध्रुव रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे चुंबकीय उदासीन अक्ष। भाई देखो यहाँ पे बीच में मैंने पढ़ाया था कि यदि आप यहाँ पे एक सिक्का लेके रखोगे यहाँ पे, तो वो जो सिक्का है ना, वो यहाँ पे बीच में नहीं रुकेगा, वो या तो इधर जाएगा या फिर इधर आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे चुंबकता का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। और जो ये मान शून्य होता है, मतलब न तो ये नॉर्थ की तरफ न साउथ की तरफ, कोई से भी, न पॉजिटिव न नेगेटिव, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, उदासीन। बस इसे ही उदासीन कहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीन। आगे बात समझ में आगे होगी है ना भाई। तो ये भी बात आपकी क्या हो गई, क्लियर। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया अपना मामला उदासीन का। अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे चुंबकीय अक्ष, कि चुंबकीय अक्ष किसे कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष सुनो, देखो यहां पे फिर से अपन एक क्या ले लेते हैं, चुंबक। जब चुंबक चल रही है तो यही लेंगे है ना भाई, और किसी का क्यों। तो ये चलो अपन ने एक चुंबक ले ली, ठीक है, इस तरीके से अपन ने एक चुंबक ले ली। इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, बंटवारा कर दिया कि N वाले भाई साहब तुम इधर रहो और S वाले तुम इधर रहो। सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सुनो, N वाले उधर है और S वाले उधर है। मैंने यहाँ पे बीच में रेखा खींची, यहाँ पे जो रेखा डाली, क्या आपको दिखाई देती है क्या? तो आप कहोगे नहीं नहीं दिखाई तो नहीं देती, चुंबक में कहाँ दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है। तो बस यही तो बात है, यानी कि हम केवल काल्पनिक रूप से यहाँ पे बनाए हैं, वो दिखाई नहीं देगी, केवल अपन कल्पना कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं कि वो रेखा यहाँ होगी। तो जो काल्पनिक, जो बीच वाली रेखा होती है, अर्थात N और S के मध्य जो रेखा जो कि काल्पनिक होगी, वो जो काल्पनिक रेखा होगी वही क्या माना जाएगा, चुंबकीय अक्ष। क्या माना जाएगा, चुंबकीय अक्ष। आगे बात समझ में, ठीक है, बस इतना सा लिख देना और कुछ नहीं। N व S के मध्य काल्पनिक जो रेखा रहेगी, काल्पनिक रेखा जो है वही क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिख लेनी है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे फ्लक्स लीकेज फैक्टर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ज़्यादा बड़े नहीं है, बस इनको थोड़ा थोड़ा मेरे को समझाना था। ठीक है, ताकि आगे भी हम पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलो अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स अरे यार, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। ठीक है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। सुनो, देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जो कि लीकेज के नाम से जाना जा रहा है, लीकेज है। अब लीकेज क्या होता है, आप समझते हो कि यार यहाँ से गैस लीकेज हो रही है, बोलते हैं ना गैस लीकेज हो रही है यहाँ से। ये गाड़ी का जब अपन जैसे कि टायर पंचर हो जाता है तो वो बनवाने जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से हवा लीकेज हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना। बस तो वही लीकेज है, क्या दिक्कत है। सुनो, यहाँ पे बात करें यदि चुंबकीय परिपथ की, तो चुंबकीय परिपथ में जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। तो होता क्या है कि जैसे कि टोटल जो फ्लक्स हुआ वो जनरेट हुआ और लास्ट में जो मिला वो कितना मिला, तो भाई उन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंट तो पाया जाएगा ना। यानी कि कुल फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, कुल जो फ्लक्स है वो कितना जनरेट हो रहा है, माना कि कुल फ्लक्स यहाँ पे ये है, तो टोटल फ्लक्स हो गया।
और अब जो फ्लैक्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने फ्लैक्स का हो रहा है ना, मिलने वाला जो फ्लैक्स है, प्राप्त जो हमें हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लैक्स अपन ए कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं बी। तो इनका कुछ तो अंतर होगा ना, क्योंकि कुछ जो फ्लैक्स है वो भाई वो लीकेज हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा, है ना, वही चीज़ है इसमें, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यदि फ्लैक्स लीकेज की आपसे बात करें तो आपको कुछ नहीं करना। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर टेस्ट में नंबर अपने पास जितने आते हैं वो ऊपर रखे जाते हैं और कुल को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। मतलब यदि 10 में से 2 नंबर आए तो 2 को ऊपर और 10 को नीचे, ठीक है, यही होता है ना। तो बस यहाँ भी यही करना है, जब भी आपको फ्लक्स लीकेज फैक्टर चाहिए तो आपको भाई साहब कुछ नहीं करना है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर के लिए आपको जो मिल रहा है यानी कि प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं लाभ, जो लाभ वाला अपना फ्लैक्स होगा, लाभ फ्लैक्स होगा, उसमें भाग आपको किसका दे देना है, कुल फ्लैक्स का। और ये जो आपका होगा वही क्या होगा, फ्लक्स लीकेज फैक्टर, ठीक है, FLF से मैं दर्शा देता हूँ इसको, ठीक है, पूरा लिखूंगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि फ्लक्स लीकेज फैक्टर क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली है, बाकी जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच माई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।